तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुगल सम्राट की जिसकी शख्सियत बड़ी पेचीदा थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जहांगीर की। एक ऐसा बादशाह जो अपने अंदर कई विरोधाभासों को समेटे हुए था। तो सवाल ये उठता है कि जहांगीर असल में था कौन? एक ऐसा जीनियस जिसकी नजरें कुदरत के हर छोटे बड़े राज को देख लेती थीं, या फिर एक ऐसा ऐशो आराम में डूबा बादशाह जिसने अनजाने में ही गुलामी के दरवाजे खोल दिए? मतलब एक ही इंसान के ये दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू करते हैं जहांगीर के उस रूप से जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जहांगीर की एक साइंटिस्ट वाली साइड की, एक कमाल के प्रकृतिवादी की। जहांगीर की एक डायरी थी, तुजुक के जहांगीरी। अब इसे सिर्फ एक शाही डायरी कहना सच कहूं तो बेइंसाफी होगी। ये तो एक जबरदस्त साइंटिफिक जर्नल था। मतलब उसमें पौधों, जानवरों, यहां तक कि आसमान से गिरते उल्का पिंडों का इतना सटीक ब्यौरा है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और उनका तरीका देखिए, अपने जमाने से कितना आगे था। वो सिर्फ चीजों को देखते नहीं थे, बल्कि बाकायदा एक्सपेरिमेंट करते थे। हर चीज के पीछे का लॉजिक ढूंढते थे। और सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? वो जो कुछ भी देखते उसे पेंट करवाने के लिए आर्टिस्ट्स को बुलाते थे। मतलब साइंस और आर्ट का ऐसा मेल, वाह, सच में बेमिसाल था। और इस पूरे मिशन के सेंटर में एक शख्स था, उस्ताद मंसूर, जहांगीर के दरबार का सबसे बड़ा आर्टिस्ट। मंसूर सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो तो जहांगीर की आंखों का कैमरा थे। जो जहांगीर देखते उसे मंसूर कैनवस पर हमेशा के लिए जिंदा कर देते थे। सोचिए, जहांगीर मंसूर के काम से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने मंसूर को एक टाइटल दिया, नादिर उल असर। इसका मतलब है उस युग का अजूबा। ये टाइटल ही बताता है कि जहांगीर के लिए पेंटिंग सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, बल्कि वो साइंटिफिक एक्यूरेसी यानी सच्चाई को हूबहू दर्ज करना था। और मंसूर का काम आज भी एक साइंटिफिक ट्रेजर है। जरा सोचिए, उन्होंने उस डोडो पक्षी की पेंटिंग बनाई जो आज दुनिया में है ही नहीं। एक साइबेरियन क्रेन, अफ्रीका से आया जेब्रा, सब कुछ पेंट किया। ये तस्वीरें सिर्फ आर्ट नहीं हैं, ये तो उस जमाने की बायोडाइवर्सिटी का एक विजुअल रिकॉर्ड है। ये जहांगीर की जानने की जबरदस्त भूख का सबूत है। लेकिन रुकिए, जहांगीर के दरबार में आर्ट का मतलब सिर्फ साइंस नहीं था। आर्ट पावर का भी एक जरिया था, एक टूल था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक और बहुत पावरफुल किरदार की, उनकी बेगम नूरजहां। देखिए, जहांगीर के दौर की पेंटिंग सिर्फ देखने में सुंदर नहीं थीं, उनमें गहरे मतलब छुपे होते थे। सिंबल्स का इस्तेमाल होता था पावर दिखाने के लिए, इंसाफ को जताने के लिए, और ये बताने के लिए कि बादशाह का पूरी कायनात से क्या रिश्ता है। मतलब हर पेंटिंग एक कहानी थी जिसकी कई परतें थी। और जैसा कि हमने कहा, दरबार की पॉलिटिक्स के सेंटर में थी नूरजहां, जहांगीर की सबसे चहेती बेगम। लेकिन वो सिर्फ एक मलिका नहीं थी, वो तो मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर औरतों में से एक बन गई थी। उनका असर सोच से भी परे था। उनका नाम बादशाह जहांगीर के साथ सिक्कों पर छपता था। वो शाही फरमानों पर साइन करती थीं, खजाना संभालती थीं और बड़े बड़े अफसरों को नियुक्त करती थीं। एक तरह से वो सल्तनत को जहांगीर के साथ मिलकर चला रही थीं। अपने नाम नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी को उन्होंने सच कर दिखाया था। और अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आती है। एक तरफ जहांगीर अपनी कला और कुदरत की दुनिया में मगन थे, वहीं दूसरी तरफ मुगल दरबार में एक नई ताकत दस्तक दे रही थी। एक ऐसी ताकत जिसका असर हिंदुस्तान पर सदियों तक रहने वाला था। तो हुआ यूं कि 1608 में अंग्रेजों ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में उनकी दाल नहीं गली। फिर 1615 में आया एक ज्यादा शातिर डिप्लोमैट सर थॉमस रो, और बस 2 साल के अंदर 1617 तक रो ने वो कर दिखाया जो हॉकिंस नहीं कर पाए थे। उन्हें मिल गया भारत में व्यापार करने का शाही फरमान। लेकिन सवाल यह है कि जहांगीर ने अपना मन बदला क्यों? दरअसल इसके पीछे पुर्तगालियों का हाथ था। उन्होंने जहांगीर की मां के जहाज रहीमी पर कब्जा कर लिया था, और इस बात से मुगल दरबार में आग लगी हुई थी। शायद इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जहांगीर ने अंग्रेजों को एक मौका देने का सोचा। अब सर थॉमस रो कोई मामूली आदमी नहीं थे। वो जहांगीर का मिजाज जानते थे। वो अपने साथ क्या क्या लाए थे? एक शाही बग्गी, बड़े बड़े अंग्रेजी कुत्ते, यूरोप की पेंटिंग्स और ढेर सारे रेड वाइन। और ये वाइन तो जहांगीर की कमजोरी बन गई। ये सब एक बहुत सोची समझी चाल थी, एक डिप्लोमेटिक खेल।
और यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। जैसा कि एक जगह लिखा गया है, जहांगीर का ऐशो आराम और अपनी पसंद की चीजों में डूबे रहना उनकी एक बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। जब बादशाह अपनी कला और शौक में गुम थे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी, और इस एक फैसले का असर अगले 200 सालों तक दिखना था। तो फिर जहांगीर को हम कैसे याद रखें, उनकी विरासत को कैसे समझें? क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसी है। एक तरफ एक शानदार कामयाबी की कहानी, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक भूल की। चलिए दोनों चेहरों को एक साथ देखते हैं। एक तरफ वो जहांगीर हैं जो साइंस और आर्ट के दीवाने थे, जिन्होंने मुगल कल्चर को एक नया मुकाम दिया, जिन्होंने तुज़ुक-ए-जहांगीरी जैसा अनमोल दस्तावेज छोड़ा। और फिर दूसरी तरफ वो जहांगीर हैं जो ऐशो आराम में इतने खो गए कि यूरोप के असली इरादों को भांप ही नहीं पाए, और उन्होंने एक ऐसा सौदा कर लिया जिसने हिंदुस्तान के मुकद्दर को हमेशा के लिए बदल दिया। और आखिर में यही सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इतिहास किसी ऐसे बादशाह को कैसे जज करे जिसके जुनून ने एक तरफ तो कल्चर का एक सुनहरा दौर बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसी जुनून ने एक सल्तनत के पतन का रास्ता भी खोल दिया। ये सवाल ही जहांगीर की सबसे बड़ी और उलझी हुई विरासत है।